हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू वाले में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आरटीजेसीओ का नोटिफिकेशन आया है। तो उस नोटिफिकेशन के बारे में पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या नोटिफिकेशन का प्रोसेस रहने वाला है, क्या जो ये पूरी वैकेंसी है, क्या इस पूरी वैकेंसी का प्रोसेस रहने वाला है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले इस एग्ज़ाम को दिया होगा, लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम को दिया होगा, उन्हें पता होगा। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पहले नहीं दिया या जो पहली बार इस एप्लीकेशन को फिल करने जा रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें बता देना पहले ज़रूरी है, थोड़ा सा क्लियर कर लेना थोड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए पहले हम उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और एप्लीकेशन प्रोसेस को हम आज समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इसके फॉर्म जो हैं वो निकल चुके हैं और हम फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं आपसे। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये भाग 1 भाग 2 इस तरीके से सारे इसके प्रोसेस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो इसकी एलिजिबिलिटी है कि क्या हम उस एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ एलिजिबिलिटी है, वो हम इनकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, जो आगे अभी हम बात करने वाले हैं। दूसरा इसमें पॉइंट दे रखा है कि आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां से जाके हमें इसका फॉर्म फिलअप कर लेना है। जो इसमें थर्ड पॉइंट आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है जो इसका सीईई एग्ज़ाम होगा। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सबसे पहला पड़ाव हम उसे ही मान रहे हैं। तो उसी एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी करने वाले हैं। और उसके बाद जब एग्ज़ाम जिसका क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो 2 पार्ट में ये एग्ज़ाम होता है और उसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग तो वैसे नहीं होती, लेकिन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ज़रूर होता है। तो जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उन लोगों को कॉल आएगी भर्ती रैली के लिए, और वहीं पर मेडिकल भी होता है और वहीं पर फिजिकल भी होता है। ठीक है। और जो लोग भर्ती रैली को और मेडिकल फिजिकल को क्लियर कर लेंगे तो उनका फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लगती है और फिर ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो इस तरीके से ये इनका पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है। एज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 25 to 34 ईयर्स, यानी 34 साल तक इसमें है, और मिनिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। तो ये है। और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर सारी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे धार्मिक शिक्षक, ग्रंथी, मौलवी, पादरी, बौद्ध। ठीक है। तो इसी के साथ और हम जो फोकस कर रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो धार्मिक शिक्षक मौलवी के ऊपर होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये लिखा हुआ है कि आपके पास यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होनी चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके साथ या तो अरबी में आलिम या उर्दू में अदीब माहिर या उर्दू माहिर होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये वाले कोर्सेज कराती हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी ये कोर्स होता है। उर्दू अलीगढ़ के नाम से उनकी एक ब्रांच है, वहाँ से ये कोर्स होता है। उसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, यहाँ से भी ये कोर्स होता है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन कोर्सेज को कराती हैं। आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ आप चेक कर सकते हैं और वहाँ आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पर ये कोर्स होता है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। एक तो आपके पास यूजीसी से ग्रेजुएशन, यूजीसी प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास अरबी में आलिम या उर्दू में अदीब माहिर या उर्दू माहिर होना चाहिए। ठीक है। बेसिकली ये एक तरह के कोर्सेज हैं, आप इन्हें 12th के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो वो चीज़ इसके लिए ज़रूरी होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं। ठीक है। मतलब हम सब एक तरीके से जनरल में ही आ जाएंगे, क्योंकि दूसरी जो कैटेगरी है वो गोरखा और लद्दाख के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हैं, और तीसरी अंडमान निकोबार वालों के लिए है। तो हम मेनली हम कह सकते हैं कि हम जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। तो जो एज हाइट इसके अंदर मांगी गई है वो 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है। और लास्ट टाइम मुझे ध्यान है इसमें वेट वाला कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने वेट का क्राइटेरिया भी इसके अंदर डाला है, जो आगे एक इन्होंने टेबल दी हुई है उसके हिसाब से होना चाहिए। बट मेन चीज़ ये है कि आपकी हाइट 160 होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ इन्होंने एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर आप 25 से 30 साल की उम्र में हैं तो आपका वेट 58.9
ये अधिकतम वजन है, मैक्सिमम आपका वेट इतना होना चाहिए। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप इस एज के अंदर आते हैं तो आपको वेट मेंटेन करके चलना है। और अगर आपकी जो एज है वो 30 से 34 साल के बीच में है तो आपका जो वेट है वो 61.4 तक होना चाहिए। और चेस्ट की अगर बात करें तो 77 इन्होंने बोला है कि 77 आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी जो हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये उसके बारे में था। आगे जब हम चलेंगे तो फिर ये मेडिकल वगैरह के बारे में दे रखा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी जो इम्पॉर्टेंट है वो फिलहाल जो हमारा सीई एग्ज़ाम है वो ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये भी देखने वाली चीज़ है कि इन्होंने, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हर जगह कॉमन है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं ना ये हर जगह कॉमन ही होते हैं, तो इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सभी को पता होते हैं और लगभग ये एक जैसे ही होते हैं हर जगह। तो मेन जो चीज़ है वो अभी फ़िलहाल जो सीई एग्ज़ाम है और जो ये प्रोसेस है इस पर फोकस ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जो एक बार इसके ऊपर एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना देंगे कि जिसमें पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। वैसे मेनली इसके अंदर बस जो नॉर्मल तरीका होता है कि आपको किसी वेबसाइट पर जाना है और जो जो इंस्ट्रक्शन है वो सारे आपको फिल करने हैं। हाँ, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके लिए ऑप्शन दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे जो आप भर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ देखने वाली है बस, इसके अलावा ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम यहाँ देखेंगे कि इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अब यहाँ पर आ जाती है जिस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह का होने वाला है। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में होता है। सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2। अलग अलग एग्जाम नहीं होते, अलग अलग शिफ्ट नहीं होती, एक ही क्वेश्चन पेपर आता है, बस वो 50-50 में डिवाइड होता है। तो जो कुल टोटल क्वेश्चन है वो होते हैं 100। ठीक है, और जो इसके टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 200, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जैसे ये लिखा हुआ है, प्रति प्रश्न अंक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और दोनों के लिए हमें 1-1 घंटा मिलता है, यानी हमें जो कुल समय मिलता है वो 2 घंटे मिलता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 2 घंटे का टाइम होने वाला है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास इनफ टाइम है। ठीक है, हमारे पास अच्छा खासा टाइम यहाँ पर मिलता है हमें एग्जाम को करने के लिए, तो वक्त समय की यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, एक ये वाली चीज देखिए कि ये बोला गया है कि 40% अंक लाना अनिवार्य है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। ठीक है, लेकिन जो मेरिट बनती है वो मेरिट हमारी पेपर 2 के बेसिस पर बनती है। जो ये पेपर 2 है ना, धार्मिक विषय, ठीक है, यहाँ पर ये 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन है और ये 100 नंबर का है, तो मेरिट जो बनेगी वो इसके ऊपर बनेगी। ठीक है, बट लेकिन जो हमारे ये पेपर 1 वाला है ना, यहाँ पर भी हमें मिनिमम 40% लाने पड़ेंगे। बट पिछली बार क्या हुआ था, जो लास्ट ईयर वाला रिजल्ट आया था ना, उसमें ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 40% से ज़्यादा मार्क्स थे, लेकिन फिर भी उन्हें ना मेडिकल के लिए कॉल नहीं आई थी। अब ये पता नहीं किस वजह से था या क्या था, क्योंकि हमने इसके लिए RTI वगैरह भी डाली थी, तो काफ़ी बच्चे मेरी नज़र में भी ऐसे थे कि जिनके जो पेपर 1 में मार्क्स थे वो 44 थे, किसी के 47 थे, और पार्ट बी में किसी के 78 थे, किसी के 75 थे, बट फिर भी उन्हें मेडिकल के लिए कॉल नहीं आया था। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चलती है कि पार्ट बी में अपने को अच्छे खासे नंबर चाहिए, यानी हम टारगेट करके चल रहे हैं 80+ नंबर का, क्योंकि लास्ट ईयर 75, मेरे नोन में एक है उनके 75 नंबर आए थे, बट फिर भी उन्हें इंटरव्यू उसके मेडिकल के लिए कॉल नहीं आया था। तो यानी अपने को ना 80+ का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। पर यार मैं मानता हूँ कि 80+ ना नंबर आराम से आ सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है, क्योंकि अपने पास टाइम है, अगर हम ठीक से मेहनत करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आ जाएंगे ठीक से। ओके, आगे चलते हैं। फिर एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि एडमिट कार्ड वगैरह किस तरीके से आएगा, और
बाकी सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों की ज़रूरत आपको बाद में पड़ेगी जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, वो तब की बात है। ओके, एक इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए इन्होंने 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की बात यहाँ पर हो रही है। 1600 मीटर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 8 मिनट। 1600 मीटर के लिए आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से ठीक टाइम है, अच्छा टाइम है। क्योंकि अगर आप दिल्ली पुलिस की बात करते हैं या जो जनरल अग्निवीर वगैरह होते हैं उनकी अगर आप बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 4 मिनट का टाइम मिलता है, 4 मिनट 30 सेकंड, कहीं कहीं पे 6 मिनट 30 सेकंड का भी टाइम मिलता है। ठीक है, जैसे अभी एक एसएसबी के जैसे अभी चल रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से भी ख़त्म नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर ना वो 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम देते हैं 1600 मीटर के लिए। बट यहाँ पर अपने को कितना मिल रहा है, यहाँ पर अपने को 8 मिनट का टाइम मिल रहा है, जो ठीक ठाक टाइम है, हम कह सकते हैं कि इनफ टाइम है। ठीक है, तो ये एक अपने लिए प्लस पॉइंट है। तो अगर हम, लेकिन यहाँ तक बात कब आएगी, यहाँ तक बात तभी तो आएगी जब हम जो हमारा एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम, हम उसको क्वालिफाई करेंगे, तो वो क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी फिर ये इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो हमारा मेन फोकस है, वो हमारा मेन फोकस है कि भाई जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, हमारा एग्ज़ाम है, वो अपना एग्ज़ाम ठीक से होना चाहिए और उसकी तैयारी हम ठीक से करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें हमारे नंबर भी अच्छे होंगे और इंशाल्लाह एग्ज़ाम क्वालिफाई भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, तो इसके बारे में हमने आज बात कर ली है। अब इसके बाद जो हमारी वीडियोज़ होंगी, इसके बाद जो हमारी क्लासेस होंगी, वो हमारी जो सीधा पार्ट बी है, पार्ट बी को लेकर क्लासेस होंगी। और पार्ट बी के अलावा जो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखा होगा कि इसके अंदर ना साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन पे भी बात करने वाले हैं। इसके बारे में भी हमारी पूरी तैयारी है कि एटलीस्ट अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं। और सबसे मेन चीज़ है, जो PYQ हुए थे ना, जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हुए थे, उनके बारे में भी हम ठीक से डिस्कस करेंगे, ताकि जो बेस है ना, हमारा बेस बन जाए और बेस के साथ साथ हमारे पास एक्सपर्टीज़ आ जाए। हम उन चीज़ों को इतना अच्छा कर लें कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो वो क्वेश्चन हमसे छूटे ना। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और हम ठीक से अपने काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं और फिर हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारी साइकोलॉजी की क्लासेस हैं उनको भी हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।